देखो हम लोगों ने सेल के बारे में सीखा था सबसे पहले, उसमें दो हमने देखे थे, एक प्रोकैरियोटिक देखा था, एक यूकैरियोटिक देखा था। नींद में कोई दिखना नहीं चाहिए मेरे को, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। जिसको टारगेट करना था उसने बोल दिया। चलो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सेल के अंदर घूम फिर रहा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो होते हैं ना, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनके पास, जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोकैरियोटिक जो है बहुत पहले होते थे, प्रिमिटिव सेल टाइप है ये, मतलब बहुत पहले से यही सेल टाइप है। और यूकैरियोटिक को ऐसा बोला जाता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है ना, वो इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। तो इनमें ऐसा कोई फर्क है, देखो से या में बोला जाता है, अब फिक्स कुछ भी नहीं किस में हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में आया है ऐसा। प्रोकैरियोटिक देखो डेफिनेशन नहीं होता, एनी सेल दैट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक में एक और दिक्कत है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होते हैं वो नहीं होते। यूकैरियोटिक किसको बोला जाता है? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो, जबकि प्रोकैरियोटिक जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से क्या समझते हो? बहुत सारे ऑर्गेनल्स के पास खुद की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वैसे ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और वो सिर्फ यूकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा वगैरह, और इसमें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये अलग-अलग टाइप ऑफ बैक्टीरियाज ही होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है, ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है। हमारे यूकैरियोटिक के केस में क्या है कि भाई एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और वो फिक्स चीज के अंदर ही है, यहाँ पे ऐसे ही घूम फिर रहा है, और उस रीजन को जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। यानी जेनेटिक मटेरियल तो है ही है। और कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये, यानी माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी है। फिर सेल साइज ये थोड़े बड़े होते हैं, इनके कंपैरिजन में 10 से 100 माइक्रोमीटर तक ये लोग चले जाते हैं, जबकि वो लोग जो है लेस देन अ माइक्रोमीटर और अप टू 5 माइक्रोमीटर इतने कम साइज के होते हैं, यानी कि बहुत छोटे साइज के जबकि बड़े साइज के होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हाईली रेगुलेटेड विद सिलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंस। हमने डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह बहुत बड़ा पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं पार्ट को, और बहुत रूल्स रेगुलेशन, मतलब बहुत डेंजर चीज है। और यहाँ पे रेप्लिकेट एंटायर जीनोम एंड सीक्वेंस। जैसे हमने क्या देखा था डीएनए रेप्लिकेशन में कि डीएनए हैज कोड फॉर ऑल प्रोटीन्स, उसके पास सारा कोड होता है, उसका पर्टिकुलर पार्ट को रेप्लिकेट हम करते हैं, पूरे के पूरे डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करते। तो यूकैरियोटिक में रेगुलेटेड काम है, यानी कि अगर थोड़े पार्ट का काम है तो थोड़ा पार्ट ही रेप्लिकेट होगा, पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। लेकिन वहां पे पूरा का पूरा जीनोम ही ये लोग रेप्लिकेट कर देते हैं जितना प्रोकैरियोटिक सेल में ना। हां, और फिर ऑर्गेनिज्म टाइप ये तो यूजुअली मल्टीसेलुलर ही होते हैं, वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो ये जरूरी बात है इसमें। सर ये मेरे को वो सर एक बार सर मेरे को डीएनए रेप्लिकेशन में हां भाई डीएनए रेप्लिकेशन में क्या, जैसे हम लोग का डीएनए तो बहुत लंबा है, अब डीएनए रेप्लिकेशन में हमारी बॉडी का जितना डीएनए होता है सारा का सारा रेप्लिकेट नहीं होता है, जिसका जरूरत होता है फिर कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही रेप्लिकेट होता है। मतलब जितना भी डीएनए है हाँ, उसका पर्टिकुलर पार्ट ही हमारे बॉडी में रेप्लिकेट होता है जिसका जरूरत होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जरूरत हो ना हो पूरा का पूरा डीएनए ये लोग कॉपी मार देते हैं, यानी एंटायर जीनोम इज रेप्लिकेटेड। प्रोटीन सिंथेसिस क्या था ना, ये क्लियर हुआ? वो डीएनए बाइनरी फ्यूजन वो सब भी था ना। वो बाइनरी फिजन नहीं, लेकिन वो कहानी अलग है। बाइनरी फिशन प्लांट्स में नहीं था सर मल्टीसेलुलर रिप्रेजेंटेशन था। हां वही मतलब मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारे सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर एक ही सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो ये जैसे कि ये वो है, ये तुम्हारे 10th का ही रिवीजन स्लाइड से जो स्कूल देती है। तो जैसे हमने 7th से पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी, जीनोम तो वर्ड ही नहीं देखते थे, लेकिन इसमें डिटेल में है और प्रॉपर है, सब कुछ कनेक्टेड, तो इसको ध्यान से समझना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्रोमोसोम, हाँ एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और वहां पे एक सिंगल लूप ऑफ डीएनए या प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड वाला पॉइंट तो एक बार के लिए अवॉइड करो तो भी चले, लेकिन ऐसा समझना सिंगल लूप ऑफ डीएनए, एक ही लंबा लूप है डीएनए का पूरा। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, हमको पता ही है ना, 23 पेयर तो हम ऐसे ही सीखते हैं टाइपिंग में, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। फिर राइबोसोम लार्ज, स्मॉल, ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम, इसका स्लोअर इसका फास्टर, क्योंकि वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक है ना ये वाला कॉलम, तो प्रोकैरियोटिक जो है बहुत सिंपल और यूनिसेलुलर है, तो ये लोग जल्दी जल्दी डिवाइड करके सारा इनका काम हो जाता है। यू भी देखना क्या किसका फोन है उसमें, सर कोई 91 नंबर है क्या, अनीता देसाई, पता नहीं छोड़ो। तो ये इसका ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, फास्टर है।
यानी कि ये इतने सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, इनको रिप्रोड्यूस करवाने में कुछ बहुत मेहनत वाली बात नहीं है, तो ये लोग जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक इतने सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, तो हमारा ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो है। ऑर्गेनल सारे प्रेजेंट होते हैं, इनमें बहुत सारे एब्सेंट होते हैं, स्पेशली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, यूकेरियोटिक में भी एबिलिटी होती है, प्रोकैरियोटिक में भी एबिलिटी होती है। यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो दोनों में होती है। हमें क्या लगता है कि भाई डीएनए ही नहीं है, हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक से समझते हैं ना, तो एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ऐसा समझ लेते हैं कि भाई यूकेरियोटिक के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, और दोनों स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट खासकर दिया गया है। सेल वॉल सिंपल होता है, छोटा ना हो तो कुछ सिंपल होता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई, जबकि वहां पे सेल वॉल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में प्लांट्स और फंजाई में ही पाया जाता है, एनिमल्स में यानी हम लोगों में नहीं पाया जाता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट है। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक का पूरा इन लोगों ने A to Z बता दिया। बहुत अच्छा स्लाइड है एक्चुअली ये स्कूल का। ये देखो, अब ये प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल में मेन फर्क पता है क्या है? कि प्लांट सेल पे सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। हमारे जैसे एनिमल सेल में लाइसोम होते हैं ना, वहां पे लाइसोम शायद होंगे या तो लगभग नहीं ही होते हैं, उसकी जगह वैक्यूल होता है, उसकी जगह वैक्यूल होता है। जैसे एक और पॉइंट बोला भाई, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, वहां पे वैक्यूल क्या होता है? बड़ा होता है। वहां पे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये ऊपर से मेन जो फर्क है। तो देख लो कितना बड़ा, जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो साइटोप्लाज्म छोटा होता है, साइटोप्लाज्म नहीं, वैक्यूल छोटा होता है। नहीं साइटोप्लाज्म अलग कहानी है, वो तो दोनों में होगा और दोनों में उतना ही होगा जितना सेल का साइज होगा सारे सेल में होता है ना वो। हाँ, अब ये समझो अभी सेल ऑर्गेनल के हिसाब से प्लांट सेल एनिमल सेल के ऊपर ही बोलना चाह रहे हैं। देखो अब स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना है। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें समझना है, उसकी प्रॉपर्टी, शेप, कलर, लोकेशन, फंक्शन में क्या काम ये लोग करते हैं। तो देखो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म के आजू बाजू होता है और दूसरे ऑर्गेनल्स के भी आजू बाजू होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। देखो सेल मेम्ब्रेन तो चलो वो सेल के बाहर की है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है मेम्ब्रेन की, ये कुछ ऑर्गेनल्स में भी पाई जाती है। इनका काम है, हाँ इनका काम है प्रोटेक्ट करने का चीजों को। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्रोटेक्ट करती है। और ये जो है सबसे दो मेन काम है कि भाई चीजों को अंदर बाहर आने देगी और वेस्ट मटेरियल भी ऑब्वियसली बाहर जाने देगी। अब ये सेमी परमिएबल, परमिएबल वो सारी चीजें भी है इसमें। अब देखो जैसे कि अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सेमी परमिएबल होती है और सेल वॉल परमिएबल होती है। ये बात समझ लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अलग है क्या? मतलब यानी कि सेमी परमिएबल, अब याद रखना मैंने बताया था, अलग होता है, पर ध्यान रखना सेमी परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर या बाहर आने देगा। सेल के अंदर या बाहर ऐसे कुछ भी नहीं आ सकता है। लेकिन परमिएबल मतलब परमिशन है भाई, जिसको अंदर बाहर करना है करो। तो मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, सेल वॉल परमिएबल है, जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है, कोई भी मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल है। मेम्ब्रेन सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर करने देगा। बोलो प्रोटेक्शन दूसरे चीजों से, भाई ब्लास्ट भी ना हो जाए, बाहर की और भी चीजों से प्रोटेक्शन है ऐसा। तो रिजिड और सराउंड प्लांट सेल वॉल रखने का, जैसे इसका सवाल अच्छा है कि सेल वॉल रखने का फिर मतलब ही क्या है, तो मेन तो स्ट्रक्चर देता है, वो तो ठीक है। जैसे प्लांट्स है, एक सवाल हमारे मन में ये भी उठता है कि भाई प्लांट्स है सेल वॉल, एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं होता है? ये पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था कि भाई सेल वॉल में तो सोमा होता है। हाँ, लेकिन कहानी क्या है? कहानी क्या है? सेल वॉल क्यों उनमें है, क्यों? और हमें क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों को जो है बाहर के एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बाहर की आउटसाइड कंडीशंस को सरवाइव करना है। अब भाई बारिश होगी हम तो घर चले जाएंगे, वो थोड़ी जाएंगे, धूप होगी हम तो घर पे रहेंगे, वो थोड़ी रहेंगे। यानी उनको तो बाहर का कंडीशन जो है ना, वो बहुत अच्छे से क्या करना है, सरवाइव करना है, उसमें बाहर के कंडीशंस में उनको रहना है। तो इसलिए उनको अडेप्ट नहीं करते, उनके पास प्रोटेक्शन होता है, यानी कि वो लोगों के पास सेल वॉल होता है जिससे असर नहीं पड़ता है।
तो प्रोवाइड सपोर्ट और प्रोटेक्शन करवाता है। और सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में होता है, रिजिड होता है ये बहुत ज्यादा, जबकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। फिर होता है न्यूक्लियस, हाउसेस क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम को रखा हुआ है भाई इसने। हमारे जितने भी क्रोमोसोम है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, हेरिडिटरी मटेरियल है, ये सारा का सारा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और सबसे मेन बात कि ये कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का, मतलब कि बाकी ऑर्गेनल को यही बोलेगा क्या करना है। अगर न्यूक्लियस से ऑर्डर नहीं आया है तो कोई भी ऑर्गेनल कोई भी जात का काम करेगा नहीं। बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल। हाँ, न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। फिर साइटोप्लाज्म जेली लाइक लिक्विड होता है जो सेल को भरता है। मेरी बात समझना, सेल को भर देगा मतलब सेल को फिल कर देगा, और सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना वो वहां पे ही होते हैं। और साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर मेनी केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस करवाने के लिए साइटोप्लाज्म सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और एडिशनली सस्पेंशन देता है ऑर्गेनल्स को कि भाई ऑर्गेनल्स एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके और एवरेज कहीं पे भी नहीं निकल जाए, पूरा प्रॉपर सस्पेंशन देता है। दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, याद रखना कैसे होता है ना, रिजिडिटी देते डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल विद इनर फोल्ड्स। इसको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं। दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये बातें यहां नहीं लिखी है, बस जरा समझना है। दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन तो सिंपल प्रोटेक्शन के लिए है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत बार फोल्ड हो जाती है। मतलब इनर मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। भाई एटीपी प्रोड्यूस करना जगह चाहिए, तो इनर मेम्ब्रेन इतने फोल्ड हो जाती है, मतलब ऐसे 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 करके फोल्ड हो जाती है कि भाई बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। बीच में जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऐसे होते हैं हाँ, वो इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स मेनी टाइम टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। देखो ना, मैं तुमको फोटो ही दिखा देता हूं। हाँ देख गया, स्लाइड्स में ही है, दिखाया भी नहीं है। ये अंदर की मेम्ब्रेन जो है किस तरीके से ऐसे फोल्डेड है। ये देखो, ये अंदर की मेम्ब्रेन है, ये ऐसे फोल्डेड है। यस, एटीपी प्रोडक्शन में। तो ये बाहर लेयर के आउटर मेम्ब्रेन तो ठीक है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये जो फोल्डेड है, बेसिकली वो इनर मेम्ब्रेन ही आधे से ज्यादा तो भर देता है और सरफेस एरिया देता है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये बात को ध्यान में रखना। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमें पता ही है भाई। सीसी टेस्ट पर O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेगा, मतलब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, मतलब ऑक्सीजन की मदद से तोड़ देगा और बाद में एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की हम बहुत सारी बातें आज करने वाले। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे आज के टॉपिक है, पहले बहुत सारी बातें हमें करनी है। फिर क्लोरोप्लास्ट, आज लगभग बायो खत्म होने के बाद फिजिक्स भी चालू कर देंगे। क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल से भरा हुआ होता है। ये स्टैक्स ऑफ डिस्क नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर हमने वो देखा था क्लोरोप्लास्ट में स्टैक ऑफ डिस्क, वो गिराना और वो सब देखा था ना हम लोगों ने, तो वही है इसमें। और एक और थैलेमॉइड्स था, एक ग्रेनम या ग्राना था, एक पीस ग्राना होता पूरा ल्यूमेन। हाँ, उसको कट करके रखा था, स्ट्रोमा ग्राना सब। थायराइड क्या होता था फिर? वो पूरे को पूरा थायराइड। अरे एक क्या होता है? ग्रेनम। एक को ग्रेनम बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। एक बार देखना बोलते हैं, पूरे को देख लेंगे, चलो ना, इसमें आ ही जाएगा, एक बार देखना पड़ेगा। तो क्लोरोफिल से भरा हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट। हेलो, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से भरा हुआ होता है, और क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, खाना इधर ही बनता है। अरे अभी तो हमने देखा था यार पिछले वाले लेक्चर में कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कौन सा साइट फॉर फोटोसिंथेसिस व्हिच मेक फूड फॉर द प्लांट, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं और एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं। वैक्यूल का काम होता है चीजों को स्टोर करके रखना, स्टोरेज साइड ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। और लाइसोम का काम भी प्लांट सेल में कौन कर देता है? वैक्यूल ही कर देता है। वो क्या होता है, प्लांट्स के अंदर वाली पढ़ेगी क्या? क्या चीज? प्लांट्स के प्रॉपर्टीज भी पढ़ेगी क्या? मतलब फ्लोएम, जाइलम, ये सब हाँ, पढ़ेगी। आज का टॉपिक है। तो एक और था ना, और लार्ज और सेंट्रल, सेंट्रल मतलब बीच में होता है, सेंट्रल मतलब बीच में होता है। और न्यूक्लियस तो एक साइड में कोने में पुश किया हुआ होता है प्लांट सेल में, याद करो। प्लांट सेल में बीचों बीच क्या था? वैक्यूल था, और न्यूक्लियस एक कॉर्डर में क्या था? पुश था। तो ये कहानी है। और लाइसोसोम छोटे सर्कुलर ऑर्गेनल है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको, स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं इसको, हाउसकीपर भी बोलते हैं सेल का, मतलब सफाई कर रहा है।
इन शॉर्ट क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो डाइजेस्ट ओल्ड सेल पार्ट्स एड विद रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट भी हटाएगा, पुराने सेल पार्ट को भी क्या कर देगा, सेल ऑर्गेनल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में। सर एक डाउट है, वो सारे हैं सर लाइसेंस अरे वैक्यूल बीच सेंटर एक मिनट, एक जन बोलो, तू बोल। वैक्यूल सेंटर में क्या बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, क्रेक को नहीं मिलते, बहुत बड़ा है तो सेंटर में है। रेयर केसेस में प्लांट सेल भी होता है ना। रेयर केसेस में प्लांट सेल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक में सीलिया, सीलिया जो है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो मूवमेंट वगैरह में मदद करवाते हैं। कुछ एनिमल सेल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम की आउटर सरफेस पे ना सीलिया प्रेजेंट होता है। देखो पैरामीशियम की बातें हमें करनी पीछे ही था साइड से। और ये तो फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं होता। हाँ, तेरे इसमें भी है विंड पाइप सब में। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान देना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के दो एग्जांपल तो तुमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम की आउटर सरफेस पे तुम देख पा रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पता है क्या है, सीलिया है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, हेलो ध्यान दो यार। बैक्टीरिया सेल से भी होता है। हाँ, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया है। बेसिकली सीलिया इस तरीके से लोग मूवमेंट करवाते हैं, मतलब ये लोग ऐसे मूव होंगे और सब्सटेंस जो है मूव हो जाएगा। देखो जैसे कि इस, एक बार सुनोगे तुम लोग मेरी बात, फ्लैजेलम अगला टॉपिक है ना, आगे क्यों बढ़ रहा है। अब देखो इसमें जो है ना कहानी क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक फूड का पार्टिकल यहाँ पे देखो, कहाँ गया स्टाइलर वाइलर, कहाँ गए भाई, ऊपर है वो डिटेक्ट कर चलो ना, इधर एक फूड का पार्टिकल है, तो ये फूड का पार्टिकल यहाँ से माउथ तक लेकर आने के लिए ये पता है पैरामीशियम अपना माउथ यहाँ पे नहीं लेकर आएगा, ये सीलिया की मदद से इस फूड के पार्टिकल को मूवमेंट करवाते 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 यहाँ तक लेकर आएगा। यानी कि हाई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, और ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा और है। एनिमल में नहीं होता। सब में नहीं होता है, प्लैनेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, एनिमल में माउथ कहाँ है, सब में नहीं है। इसको बोलते हैं बक्कल ओवरचर बोलते नहीं हैं। पर एनिमल से थोड़े नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि एनिमल्स में जब ऐसे भी पूछ सकते हैं कितनी गेट्स होते हैं। साउंड बटन करना। सॉरी व्यास का फोन भी नशे कर रहा है, जैसे कर रहा था। चलो तो ये हुआ मूवमेंट में ही काम है। सब एनिमल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। हमारे बॉडी में भी सीलिया पाया जाता है, हमारे नाक में सीलिया पाया जाता है, हमारे ये गले में सीलिया पाया जाता है, और ये फैलोपियन ट्यूब में सीलिया पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सीलिया से कंपेयर मत करना उसको, लेकिन ऐसे प्रोजेक्शन हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा वो सीलिया नहीं है, वो हेयर है। फ्लैजेलम और सीलिया में फर्क क्या है? सीलिया जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, फ्लैजेलम टेल जैसी प्रोजेक्शन है। विलाई या विली वो एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं, सीलिया एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते। इंटेस्टाइन वो अलग है, वो अलग है, मैं वाला उसमें कंफ्यूज मत करो। डाल देना। फिम्ब्रे और सीलिया में क्या फर्क है? फिम्ब्रे अलग, वो पर्टिकुलर स्टार्टिंग में नहीं होता, उसके बाद नहीं होता फिर तो सेम ही है ना फंक्शन। उसका स्ट्रक्चर अलग है। नहीं फिर ऐसा होता है, 40 मिनट से ऐसा होता है। एक तो बाहर ले पास सीलिया ऐसा। एक मिनट रुको ना, क्या बोल रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे खाना है तो सीलिया का टच हो तो वो डिटेक्ट करेंगे ना। हाँ। सीलिया से डिटेक्ट करते हैं। एसी का रिमोट फ्लैजेलम टेल लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये बेसिकली टेल जैसी होती है, जबकि वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। इसका भी काम मूवमेंट का, ये इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए इनका नाम जो है वो डिफरेंट है, और इनमें कोई भी ऐसी वैसी ताली नहीं है। फ्लैजेलम पे सेंट्रियोल फ्लैजेलम कहाँ पे होता है? टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है ये। होता कहाँ पे? उसी में जो भी ऑर्गेनिज्म उसके लास्ट में टेल होगा, पूरी बॉडी में तो होगा नहीं। टेल है ना, टेल पूंछ है, तो वो तो एक कॉर्नर में होगा। यहाँ स्पर्म में नहीं होता। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसका काम हमने सेल डिवीजन में देखा था, माइटोसिस मियोसिस में। माइटोसिस मियोसिस में ये सेंट्रियोल थे जो पोल में गए थे और स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से खींचा था। तो सेंट्रियोल फाउंड इन पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सिलिंड्रिकल पैटर्न में। ये सेल डिवीजन में इनका बहुत काम होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। राइबोसोम छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, या ये दो तरीके से पाए जाते हैं, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे, या तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े होंगे, यानी कि फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। इनका मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत डिटेल में हमें पता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। तो प्रोटीन बनाने का काम है इनका। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैटेंड सैक या ट्यूब है जो कि न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है, बहुत जरूरी बात है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियस से ही निकलता है। ER इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, और इसमें राइबोसोम अटैच हुआ तो रफ, राइबोसोम अटैच नहीं हुआ तो स्मूथ। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसका पता है काम क्या है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगा एंड अदर मॉलिक्यूल अराउंड द यूकेरियोटिक सेल, चीजें ट्रांसपोर्ट करवाने का काम है ये। सिंथेसाइज यूकेरियोटिक है क्योंकि यूकेरियोटिक में ही पाया जाता है, सिंथेसाइज नहीं करता है ना, ये सिंथेसाइज नहीं करेगा, सिंथेसाइज राइबोसोम ही करेगा। राइबोसोम भेजेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग करेगा और उसको गोल्गी पे भेजेगा। यानी कि इसका सिर्फ काम होता है चीजों को यहाँ से वहां भेजना, ट्रांसपोर्ट करवाता ही है। एंडोप्लाज्मिक एनिमल्स में ही इसका ER नहीं कर पाता है, या फिर ह्यूमंस में भी? ह्यूमन में भी ER होता है, हां बट ह्यूमन में तो सिंथेसाइज होता ही है। मैं तेरे को जो एग्जांपल दिया ह्यूमन का दिया, तो किधर पढ़ा था रफ ER में सिंथेसाइज भी होता है, काट भी होता है? प्रोसेसिंग होती है, जो राइबोसोम ने बनाया उसकी प्रोसेसिंग होगी फर्दर, ऐसा। फिर गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो बोलो, कर्व्ड शेप सैक है, एंजाइम्स होते हैं और ये ER और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, इसका और कोई काम नहीं है। एक काम है जो हमें लिखा नहीं गया है, इट प्रोड्यूसेस लाइसोसोम्स। गोल्गी एपरेटस ही लाइसोसोम बनाता है, वो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। और प्लांट और एनिमल से ट्रांसपोर्ट भी यही करते हैं ना फिर प्रोटीन। हाँ जी, यानी कि अलग-अलग ऑर्गेनल तक डिस्पैच करने का, पैक करना पड़ता है। देखो, प्रोटीन को भेजने से पहले, डिफरेंट ऑर्गेनल तक भेजने से पहले उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है। वो पैकेजिंग कौन करके देता है? गोल्गी एपरेटस। फिर वो वहां से दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनल के पास जाएगा और अलग-अलग ऑर्गेनल को जैसे ही वो पैक्ड प्रोटीन मिलेगा, वो उसको डिकोड करेंगे। पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेजिंग का एक बहुत जनरल होता है, लेकिन तुम्हारा वो है नहीं सिलेबस। बॉडीज भी होता है, वो पैक करता है, पैक करके ऑर्गेनल में भेजेगा। ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ER जी गोल्गी बॉडी पे, ER जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है गोल्गी बॉडी पे, और वो तो सिर्फ एक प्रोटीन का केस है, और भी तो चीजें हैं जो ER ट्रांसपोर्ट करता है। तो गोल्गी बॉडीज ER से अदर ऑर्गेनल्स में डालता है और ER गोल्गी बॉडी से डालता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड याद है? DNA RNA, न्यूक्लिक एसिड तो वही जेनेटिक मटेरियल हमारा, तो यानी कि न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, ये राइबोसोम को बनाने में मदद करते हैं। न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बनाते हैं ये लोग, और सारे सेल में पाया जाता है। साइटोस्केलेटन, फाइबर्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ये छोटे छोटे फाइबर बनते होते हैं, धागे जैसे, रेशमी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक्ट लाइक अ स्केलेटन एंड मसल, और शेप और मूवमेंट में, सपोर्ट करने में, ये सारी चीजों में मदद करते हैं, और ये भी सारे सेल में पाए जाते हैं। ये तुमने पहली बार सुना होगा, एक बार पढ़ने दो ना बस। पढ़ लो, पढ़ लो। इसका फंक्शन ये समझ रहे हो? फंक्शन ये है कि ये स्केलेटन मसल की तरह एक्ट करता है। एक सेल, जैसे हमारी बॉडी हमको स्केलेटन मसल चाहिए ना अलग-अलग काम के लिए, तो वैसे ही सेल को भी चाहिए होता है, लेकिन वहां पे तो हड्डी और मसल नहीं डाल सकते। तो ये छोटे-छोटे फाइबर्स होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये उनको स्केलेटन और मसल की तरह एक्ट करवाते हैं और उनको शेप, सपोर्ट, मूवमेंट सब देते हैं। ये साइटोस्केलेटन बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन पता है साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन एक साथ साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म में ही होता है, एक साथ काम करते हैं। हाँ, सपोर्ट शेप देने के लिए। दिखाओ ना इमेज उसकी। साइटोस्केलेटन की इमेज देख लो भाई। ये वही धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े थोड़े। वो सेंट्रोस ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, स्पिंडल फाइबर, ये सारे के सारे सेंट्रोसोम और साइटोस्केलेटन से ना। ये इतना भी नहीं, लेकिन ठीक है। सर एक और बची रह गया, वो था ना पैरोक्सिसोम। हाँ पैरोक्सिसोम, फैटी एसिड होता है। एक सेकंड फैट कोलेस्ट्रॉल। अब देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। लार्जर ऑर्गेनिज्म में सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर एक जैसे सेल मिलकर ही टिश्यू बनाएंगे। अलग अलग तरीके के सेल को जोड़ दूं तो साथ में कोई काम ही नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो एक जैसे सेल ही टिश्यू बनाएंगे, जिनका सिमिलर फंक्शन हो, रिलेटेड फंक्शन। और ऑर्गन्स, ब्लड टिश्यू है।
हाँ ब्लड कनेक्टिव तो टिश्यू WBC RBC हाँ तो वो सेल है सेल तो है ना, पर सेल अलग अलग है ना, पर सबका सिमिलर फंक्शन है ना, सबका सिमिलर फंक्शन WBC लड़ता है। हाँ उस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसफर। वो उसके यूनिक फंक्शंस है, बाकी इनकी जो सिमिलर फंक्शंस होती है वो हम पढ़ते नहीं है, वो उसके स्पेशल फंक्शंस है, लेकिन इनका काम एक ही जैसा है। ब्लड जो है सबसे मिलर बनेगा, एक भी कंपोनेंट नहीं हो तो ब्लड नहीं बनेगा ना, तो यानी कि वो सिमिलर है, वो उसकी सिमिलरिटीज हम बस पढ़ते नहीं, उनकी यूनिक फंक्शन ही हम पढ़ते हैं। अब देखो ऑर्गन्स आर कलेक्शन ऑफ टिश्यूज ग्रुप्ड टुगेदर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, यानी कि कोई कॉमन फंक्शन इन लोग कर रहे होंगे। और सिंपल सी बात है यार कि सेल से जोड़ के टिश्यू बना रहा हूं, टिश्यू से जोड़ के ऑर्गन बना रहा हूं, तो एक जैसे सेल और एक जैसे टिश्यू ही जोड़ूंगा ना, एक जैसे टिश्यू जोड़ूंगा तभी एक प्रॉपर ऑर्गन बन पाएगा जिसका कॉमन फंक्शन हो। और ऑर्गन सिर्फ प्लांट में सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, ऑर्गन्स प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक जैसे रिलेटेड ऑर्गन जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। मैमल्स के पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लंग्स है, उसमें सारी चीजें हमें सिस्टम तो पता ही है सारे। फिर फर्दरमोर ऑर्गेनिजम्स आर इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज, जैसे कि ईच ट्री इन अ फॉरेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल प्रोकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोट्स भी ऑर्गेनिज्म है, और टिपिकली इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये तो ठीक है, समझने वाली बात है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक था, सिर्फ ऐसे यानी कि मेन टॉपिक पे पहुंचने के लिए मेरे को 45 मिनट लग गया, पर 45 मिनट लगे, लेकिन ठीक है। 6:15 दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको दो तरीके के अभी हो जाएगा आधे घंटे में। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, अच्छी बात है। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं भाई, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचाना ही पड़ता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चीजों को देखते हैं, पर कहानी क्या है वो समझो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप आता है, और जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आती है, वहां पे चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। मैं अगर इधर परफ्यूम स्प्रे करूंगा तो उधर तक फैल जाएगा, यानी यहाँ पे जब मैंने परफ्यूम स्प्रे किया तो यहाँ पे परफ्यूम का क्या था, हाई कंसंट्रेशन, हाई ग्रेडियंट, हाई प्रेशर एरिया था, पर वहां पे क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो नॉर्मली चीजें क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, जो कि दोनों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में देखा जाता है। अभी के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आगे डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन डिफ्यूजन में जैसे कि सल्यूट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चला जाता है, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चला जाता है। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सीधा सिंपल कहानी है, हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन में जाएगी, कहानी खत्म हो गई। पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उल्टा वर्क करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाती है। नॉर्मली क्या होता है, हाई से लो जाता है ना, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाती है। तो अब मेरी बात समझो, पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं ना। ये तो नेचुरल चीज है, हाई से लो जाना। लो से हाई लेके जा रहा हूं मैं, तो मेरे को अलग से क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। मेरे को क्या लगेगी, अलग से एनर्जी लगेगी। तो दो पॉइंट पहले सुपर क्लियर कर लो कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आता है, वहां पे चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है, और वहां पे कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि नेचुरल है ये हाई से लो जाना। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा होता है, वहां पे चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप ये है, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगी, प्लस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है वो मुझे लगता है समझ में आ गया, तो पढ़ो इसको। नहीं डाउट है क्या, तो आपने अभी बोला कि वो अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते तो मात्रा से आता है दूसरे लो कंसंट्रेशन तक, तो उसमें वो मेम्ब्रेन का वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में समझाऊंगा। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं लगती है, जैसे डिफ्यूजन हुआ है उसमें मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन चाहिए। लोअर टू हाई, हाई टू लो भी ऑस्मोसिस में हो रहा है। अभी के लिए तो तुम मेम्ब्रेन भूल जाओ, अभी कंफ्यूजन हो नहीं, क्योंकि हम लोग को तो बोला हाँ मेम्ब्रेन की बात है, वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में बताऊंगा, रुक जाओ। अभी इतना समझ आया जितना मैंने बोला, मेम्ब्रेन छोड़ दो। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा हूं। नॉर्मली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हाई से लो जाती है चीजें, मैं क्या कर रहा हूं,
मैं क्या कर रहा हूँ, लो से हाई जा रहा हूँ तो एनर्जी चाहिए। कॉम्प्लेक्स शुगर, आयंस, लार्ज सेल्स, प्रोटीन और दूसरे पार्टिकल इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि हमारी अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ग्लूकोज अपटेक हो रहा है ना, तो वो सब जो है ना वो किस तरीके से है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपटेक हो रहा है। अब ग्लूकोज अपटेक कैसे हो रहा है इंटेस्टाइन में, वो आगे आएगा इसमें। वो और किस इसमें पे भी लो से हाई जा रहा है, विलाई से होगा ना फिर तो लो से हाई जा रहा है वो। ऑलरेडी विलाई से बहुत सारा एब्जॉर्ब हो चुका है हाई से और नहीं जा रहा वो नहीं, विलाई में ब्लड में ऑलरेडी है, ब्लड में ऑलरेडी है। अब जो खाना आया उसमें कम है, ब्लड में ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ले रहा है। तो गलती उसकी अरे तो काम है उसका यार। ब्लड ग्रीडी है बस। तू बोल विराज बोल। एक्टिव पासिव का एग्जांपल दो ना। हाँ वही यार है। एक तो ये इसका ग्लूकोज का अपटेक हुआ है ना, कि ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के फॉर्म में आया है, उसका ग्लूकोज का अमाउंट कम है, जबकि ऑलरेडी जो ब्लड रन कर रहा है वहाँ पे अच्छा खासा ग्लूकोज है, लेकिन स्टिल वो कम से ज्यादा में खींचेगा विलाई की मदद से। तो यानी कि मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। तो यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। सोडियम पोटेशियम पंप, सेल के अंदर बाहर सोडियम पोटेशियम किस तरीके से करता है वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या है बोला इन्होंने, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है। क्या हुआ सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एनर्जी सबसे पहली बात तो नहीं चाहिए, और यहाँ पे बायोकेमिकल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, और जो पार्टिकल्स इजीली सोल्यूबल होते हैं ना वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट से निकल जाएंगे जो सोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं। जो भी वेस्ट मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सेपरेट करते हैं और सेल के बाहर निकाल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही मदद से। न्यूट्रिएंट लाइक ऑक्सीजन रेडार फंक्शन फॉर द सेल आर डिफ्यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अनगिनत एग्जांपल जो है ना वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। परफ्यूम स्प्रे किया, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। गरम खाने की खुशबू किचन से रूम तक आ गई, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। यानी कि जो भी है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। जो हमारे क्या बोलते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो रूट्स से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। ऑस्मोसिस का एग्जांपल है वो। रेजिन्स, किशमिश बोलते हैं हम लोग, तो रेजिन्स को पानी में डालोगे या तो स्वेल हो जाएंगे, स्वेल होती है, फूल जाती है, पानी चला जाता है उसके अंदर, तो वो भी क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। चलो रेजिन्स, किशमिश, तो यानी ये कहानी है। सर वो सुकुड़ जाते हैं। अबे फूड जाएगा, अलग कहानी है। सॉरी हट जाते हैं। सोडियम होती है सूज जाते हैं। चलो भाई, अब ये अलग पैसिव ट्रांसपोर्ट है भाई, समझ लो इसको बहुत डिटेल में, जिंदगी में मजा आ जाएगा। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेन फर्क क्या है, देखो मेरी बातें को ना ध्यान से सुनना। इसको समझने से पहले तुम दो टर्म क्लियर कर लो, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तुमको तो पता ही है, अगर मैंने नमक को पानी में डाला हुआ है, नमक को पानी में डाला है तो नमक क्या है, सॉल्वेंट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट, और साथ में क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। यानी कि नमक को पानी में डाला है तो नमक क्या है, सॉल्यूट, पानी क्या है, सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, इवन वाटर इज कॉल्ड वो सॉल्वेंट। जो मिल रहा है और नींबू वो सॉल्यूट, है जो मिल रहा है उस सॉल्यूशन जिसमें मिलाई जो सोल्यूबल है, जो घुल रहा है, और जो टोटल जो बना वो क्या है, हाँ। और सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सबसे पहली बात तो तुमको ये समझनी है कि डिफ्यूजन में ना सॉल्यूट का मूवमेंट देखा जाता है और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट देखा जाता है। क्या बोला मैंने, डिफ्यूजन में सॉल्यूट का मूवमेंट देखा जाता है और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट देखा जाता है। परफ्यूम सॉल्वेंट, बट बिफोर दैट आई वांट टू गो टू वॉशरूम। हां, सो परफ्यूम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट गैस आ जाती है, वो भी फ्लूइड होती है। तो ये कहानी है। और डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में ही होता है। क्या बोला मैंने, रिपीट, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में ही होता है, जबकि डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस हर एक स्टेट में पॉसिबल है। हर एक स्टेट का एग्जांपल सॉलिड में कैसे होता है, सब दे रहा हूं, टेंशन नहीं। फिर देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में चीजें क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने वाली है, दोनों में कंपलसरी यही जाने वाला है। तो मैंने 3-4 मेन पॉइंट बोले। सबसे पहला क्या बोला, डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लेकिन सॉल्यूट, और ऑस्मोसिस में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लेकिन सॉल्वेंट। क्या फ्रॉम लो टू हाई, मार दो
वहाँ पे इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बोला हाई टू लो From a low concentration to the medium of high concentration. सर की चश्मे का नहीं सर वहाँ लिखा है हाई चश्मे का नीचे इमेज में अरे लिखा है water high। molecule। रीड करना पड़ेगा उसको अच्छे से, चश्मे पे नहीं है ना, उधर जाना पड़ेगा। पहले तो मेरा नाम गलत नहीं हो ही नहीं सकता। चलो, वो गलत हो सकता है, यही इतना तो बैठ लगा ले, वो गलत हो सकता है, मैं बैठ गया यहाँ पे गलत हो सकता है। अगर आप गलत हुए तो रात बचेगा। ठीक है, अरे चलो 2000 अरे एक्स्ट्रा नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ तो चलो पहले समझ तो लो। दोनों में मेम्ब्रेन चाहिए था सर आप सही हो डिफ्यूजन में कंपलसरी नहीं होता है, पर चाहिए होता है। अगर आ गया तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं होती है, ऑस्मोसिस में होती है। डिफ्यूजन में सॉल्यूट जाएगा, ऑस्मोसिस में कौन जाएगा? सॉल्वेंट जाएगा। अच्छा पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ यार पैसे का ही तो है। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इज दैट वहाँ पे सॉल्यूट जाता है। अभी मैं क्या नहीं बोल सिर्फ रहा वाटर हूँ? मॉलिक्यूल का हाँ हाँ कंफर्म करो। 2 बार तो मैंने बोल दिया, फिर तो कंफर्मेशन नहीं होना चाहिए। अरे 2 बार बोल चुका था। चलो देखो, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? इट अलाउज मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन सॉर्ट सॉल्यूट। क्या बोला? सॉल्यूट। सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द मीडियम ऑफ लो कंसंट्रेशन। मैं इनहेल कर रहा हूँ, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ। एल्वियोलाई या ब्लड स्ट्रीम में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। एल्वियोलाई और ब्लड स्ट्रीम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एलेक्जेंडर तो हो रहा है। तो एल्वियोलाई और ब्लड स्ट्रीम में ब्लड और बस ना यार, अलग ही चीजों में लगे पड़े हो। और क्या बोल रहा हूँ मैं? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो वाया डिफ्यूजन हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन टू द मीडियम ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बकवास बात रिवर्स हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे फिगर में भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से वाटर कहाँ जाएगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में जाएगा। तो इसको सीधा सिंपल बता देता हूँ। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट जहाँ पे ज्यादा होगा वो वहां से कम सॉल्वेंट वाले एरिया में चला जाएगा, है ना? ऐसा बोला जा सकता है। लो टू हाई कब बोलूंगा? जब फॉर एग्जांपल थोड़े रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं बेटा, तो सर फुल हो गया। बेटा ये तो वायरस है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि भाई ये परमेबल मेम्ब्रेन है और ये जो बड़े-बड़े हैं ये पानी है, ये ध्यान देना। हाँ। ये जो बड़े-बड़े चीजें हैं ना, ये क्या है? पानी है। और इधर मैंने ये करके रखा है। अब यहाँ पे तुम समझो, जो सॉल्वेंट है ये, और ये छोटे-छोटे क्या है? सॉल्यूट है। ये जो छोटे-छोटे है क्या है? ये सॉल्यूट है। अब कहानी समझो। बड़े वाले क्या थे? सॉल्वेंट पानी पानी, ध्यान दो ना, ये जितने बना रहा हूँ सारे पानी ही नहीं है, सब सॉल्यूट है। सॉल्यूट है, पर सॉल्यूट क्या सर? अरे zigzag भी बना रहे हो। नमक वमक होगा जो भी है। तो अब मेरी कहानी समझना, यहाँ पे पानी लो टू हाई कंसंट्रेशन में गया है, लेकिन वो सॉल्यूट के सेंस में बोल सकता है। पानी बड़ा सर्कल। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन है। अगर सॉल्यूट के सेंस में बोलूँ ना, तो सॉल्यूट के लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूट के हाई कंसंट्रेशन जाता है, लेकिन डेफिनेशन ऐसी नहीं बनाई गई है। डेफिनेशन कैसी बनाई गई है? यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही है, मतलब कम है। तो यहाँ पे पानी जो है हाई से लो जाएगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट देखा जाएगा, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं देखा सॉल्यूट तो हाई से मतलब जाएगा। सॉल्यूट का मूवमेंट यहाँ पे जो होता है ना, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है। ऑस्मोसिस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ सॉल्वेंट को ही अलाउ करेगा, वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। और सॉल्वेंट जो है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कब तक? जब तक दोनों जगह इक्विलिब्रियम ऑस्मोसिस है। इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट आप तो वाटर ही होगा ना। हाँ, देखो पानी का क्या है वो तो इसमें समझ में आता है कि दोनों का रेशियो क्या है। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट दिखता है। आपने उल्टा बनाया। भाई आपने उल्टा बनाया, यहाँ उल्टा है। हाँ, मैंने उसका देख के थोड़ी बनाया। सॉल्यूट यहाँ बड़ा सॉरी सर, है। आप तो बुरा मान रहे हैं। रेशियो से लॉजिक समझे? हाँ हाँ ऑस्मोसिस सॉल्यूट में भी तो हाई टू लो होगा, दोनों में सेमी होगा। हाँ, माइक्रो लो ही है बेटा। सॉरी साइंस को तो है। फैसिलिटेटेड में क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, 4 डायन्स वगैरह होते हैं, मतलब बड़ी-बड़ी चीजें, ऐसा वो हाई से लो जाता तो है। डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, ये एक ही है। यहाँ पे ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजन बोलते हैं
और लार्ज मॉलिक्यूल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते थे, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स कभी कभार इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके वाया होके चीजों को जाना पड़ता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, यानी स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल आयंस वगैरह खासकर जो आयंस होते हैं ना वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है डिफ्यूजन ही। बस यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो समटाइम इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर टू पास थ्रू, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर से होके जाना पड़ता है। प्रोटीन रिसेप्टर न्यूरॉन ऐसे स्ट्रक्चर का एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप में देखेंगे। जो प्रोटीन होता है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं ऐसा, जैसे वो न्यूरॉन में भी वो याद है, न्यूरॉन में भी याद है वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो वेसिकल्स के अंदर छोटे छोटे वो जाके अटैच होते थे ना स्पेशल स्ट्रक्चर, तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूवी सुन भी रहा है? तो वो प्रोटीन्स होते हैं, यानी ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। इतनी कहानी क्लियर हुई क्या? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया हमारा। डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करने वाली चीजें, डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करने वाली चीजें, कितना तेजी में डिफ्यूजन होगा कितना तेजी में नहीं। अच्छा खाने की चीज है, गर्म ही खाने की खुशबू आती है, ठंडी खाने की खुशबू फैलती है नहीं, ठंडे खाने की खुशबू फैलती है नहीं। मतलब टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को। गर्म खाना बीइंग वेरी हाई टेम्परेचर, डिफ्यूजन का रेट मोबाइल करते हो, डिफ्यूजन का रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। और जबकि कम टेम्परेचर होता है तो डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा कम होता है। सरफेस एरिया जितनी ज्यादा डिफ्यूजन उतना जल्दी, सरफेस एरिया जितना कम डिफ्यूजन उतना कम। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी फर्क, इसके बीच का गैप समझा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है गैप, कि दिस इज 80%, दिस इज 60%, तो 20% का गैप है। बट अगर एक सिनेरियो है जिसमें ये 80% और ये 40% ही हो तो 40% का गैप है, तो किसमें डिफ्यूजन जल्दी होगा? सेकंड केस में, जहां पे ग्रेडियंट ज्यादा होगा। ग्रेडियंट मतलब गैप, कंसंट्रेशन गैप, तो जिसमें गैप ज्यादा होगा वहां पे डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, गैप क्यों नहीं? ग्रेडियंट इज बेटर टर्म ना, इसीलिए। और मॉलिक्यूलर साइज, छोटे मॉलिक्यूल जल्दी चलेगा, नहीं समझा। यानी कि जैसे मैंने बोला ना, ये 80% 60% है, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो 80% 20% ले ले, किसमें जल्दी चीज जाएगा? 60 कैसे? 80 से अबे सब 20 है ना उधर, तो उधर से 20 से बहुत कम है, तो फटाफट जाके भरेगा। हाँ। और जहां ऑलरेडी इतना सारा है तो रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो धीरे धीरे भरेगा, भरेगा तो सही लेकिन धीरे धीरे भरेगा। हाँ तो यानी कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। मॉलिक्यूलर साइज, जितने छोटे मॉलिक्यूल उतना ज्यादा तो जल्दी। मॉलिक्यूलर साइज होता है। देखो सर देखो सब आ गया, चारों आ गया। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा डिफ्यूजन भी उतना जल्दी ही। मत कर भाई, उसको भी जान बहरा है क्या? सुनाई मत कर, मैं बोला था सुनाई कोई बात करी कोई बात नहीं। चलो देखो, जितना आरुष ध्यान देना, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी डिफ्यूजन होगा। गर्म खाने की खुशबू जल्दी आती है ना ठंडे पानी के कंपैरिजन में। ज्यादा टेम्परेचर है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अरे यार कोई चीज ठंडी में आएगी खुशबू आएगी, ठंडी में आगी नहीं आएगी ना, यानी कि गर्म की तो आ जाएगी। सानवी बच्ची बन शरीर तो टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूवमेंट जल्दी होगा। तो इन फिश याद है ना, जानते का सानवी, if fish gills the oxygen in water diffuses through the gill membrane into the fish bloodstream. When water is warmer, molecule move faster and oxygen diffuses more quickly into the blood. ज्यादा जल्दी blood। गरम पानी कैसे लाएंगे? गर्म पानी, गर्मी में तो गर्म पानी होता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज्यादा। हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं जिससे ज्यादा सरफेस एरिया बनाया जाता है। रेस्पिरेशन के वक्त भी मैंने बताया था बहुत पहले, ऊर्जा के वक्त 8th स्टैंडर्ड में, कि एल्वियोलाई जो होता है बलून्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जब हवा भरते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा सरफेस एरिया है ज्यादा जल्दी चीजें डिफ्यूज होगी, यानी कि ज्यादा जल्दी डिफ्यूजन होने वाला है। एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया वाला पॉइंट समझ नहीं है। अगर एल्वियोलाई है, बलून जैसा स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई क्या था? एल्वियोलाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के पास होता है, और गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है। यानी ऑक्सीजन मैंने इनहेल किया, नाक से
लंग्स में जाते जाते एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, है ना? वो पूरा एक फ्लो चार्ट है Bronchitis. कि नो ब्रोंकाइटिस बीमारी है मैं बता रहा हूं तो बंद मत करना रुक जा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे नोज है, नोज के बाद क्या होगा, फेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर वो विंड पाइप, ट्रेकिया, फिर लंग से आएगा तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई पे आता है। तो यानी ऐसे वो पूरा पार्ट है। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन अभी रेस्पिरेशन पढ़ाया था वो सब में लास्ट में एल्वियोलाई पे आना है। तो एल्वियोलाई बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जब मैं इनहेल करता हूँ तो फूल जाते हैं, फूल जाएंगे, ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज्यादा एरिया तो ज्यादा जल्दी एक्सचेंज होगा। पैसिव ट्रांसफर। तो यानी कि ये कहानी है। तो सरफेस एरिया ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा जल्दी जो है डिफ्यूजन होने वाला है। अब तू ही सोच कि अगर फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन करवाना है तो सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा ही होना चाहिए। जैसे चूरा चूरा, जैसे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? इसका चूरा चूरे का। तो यानी कि ये ज्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जी। जबकि ये जाएगा इतना जल्दी नहीं। तो सरफेस एरिया जो है वो क्या करवा रहा है, डिफ्यूजन का रेट जो है वो जल्दी करवा रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैप जैसे फॉर एग्जांपल एक बार वापस समझाता हूं, इसमें 80% सॉल्यूट है, इसमें 60% सॉल्यूट है, ये एक सिनेरियो मान ले। दूसरा सिनेरियो, इसमें 80% सॉल्यूट है, इसमें 20% सॉल्यूट है। किसमें जल्दी चीजें जाएगी? तो सेकंड सिनेरियो में जल्दी जाएगी, 80% रिडक्शन जाएगा ना इसमें। हाँ, तो उसमें जल्दी जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले वाले में गैप कितने का था? 20% का। नेक्स्ट वाले में गैप कितने का है? 60% का। तो यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है यहाँ पे गैप, कि कितना गैप है। तो गैप ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा फर्क है कंसंट्रेशन में, यहाँ पे अति कंसंट्रेशन है, वहां पे बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत जल्दी यहाँ से पार्टिकल जो है वहां पे जाएंगे। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा ना, उतना जल्दी डिफ्यूजन देखने मिलेगा। क्या बोला? उतना जल्दी डिफ्यूजन देखने मिलेगा। इन ह्यूमन लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलाई, जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनटू द ब्लड वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो, एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है ना, तो ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अगर साइज ज्यादा है ना तो डिफ्यूजन धीरे होगा। देखो ये 1 2 3 डायरेक्ट रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन। अगर साइज ज्यादा है तो डिफ्यूजन धीरे होगा, और अगर साइज कम है तो डिफ्यूजन प्रेशर वैसे। हाँ तो साइज थे तो फिर जा नहीं पाएगा ना इतना जल्दी, ऐसा। एक मिनट, साइज ज्यादा है तो फिर जल्दी आ पाएगा ना? क्यों? फोर्स फिक्स है, फोर्स फिक्स है। अब सोच, फोर्स तो फिक्स है, तो मास ज्यादा होगा तो फिर एक्सीलरेशन कम हो जाएगा ना। F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। मैं बायोलॉजी में सेकंड पढ़ा रहा हूं। अरे बड़े मॉलिक्यूल इतना जल्दी नहीं जाते। एक बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर है, सेम फोर्स से धक्का मार रहा है, जल्दी तो छोटा पत्थर ही जाएगा। यानी कि छोटे मॉलिक्यूल जल्दी जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल धीरे जाते हैं। तो इन लीफ स्टोमाटा ध्यान देना, in leaf stomata oxygen and carbon dioxide molecule which are small diffuse easily, और जो larger molecule होते हैं शुगर वगैरह, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है अंदर बाहर कराने के लिए। तो छोटे मॉलिक्यूल जल्दी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उनमें मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। एक बार इतना रीड कर लो। ओके क्यों सर?